हेलो जय हिंद नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन जीके फ्री क्लासेज में। आज के इस क्लास में हम रेलवे ग्रुप डी परीक्षा 2025 के लिए 20वां मॉडल पेपर लेकर आए हैं और इस 20वें मॉडल पेपर के अंदर हम बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को कवर करेंगे। और मेरे भाई ये सभी क्वेश्चन आपके रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे, इसलिए इस 20वें मॉडल पेपर को आपको कंप्लीट देखना है और इस मॉडल पेपर के एंड में आपको बताना है कि आपके टोटल कितने क्वेश्चन है सही होते हैं। और यदि आप इस चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को कर लेना सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि ऐसे ही शानदार क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस 20वें मॉडल पेपर को बिना देरी के। पहला प्रश्न है आप सभी के सामने, उस वेन आरेख का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच संबंध को दर्शाता हो। यानी कि पहला प्रश्न आप सभी के सामने वेन डायग्राम से संबंधित प्रश्न दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि पानी, तरल और रस का सही वेन डायग्राम किस प्रकार का बनेगा। तो मेरे भाई वेन डायग्राम से संबंधित प्रश्न को आप एग्जाम में देखते हैं फटाफट से कैसे सोल्व करेंगे, तो वो देखिए आपको करना क्या है। सबसे पहले तो आपको यह देखना है कि आपको किन किन शब्दों से वेन डायग्राम तैयार करना है। फिर हम क्या करेंगे, उन शब्दों के बीच में देखेंगे रिलेशन है। तो यहां पर देखिए मेरे भाई हमारे सामने 3 शब्द दिए गए हैं जिनसे हमें क्या करना है, वेन डायग्राम तैयार करना है। तो देखिए पहला शब्द है पानी, दूसरा शब्द है तरल और तीसरा शब्द है रस। इन तीनों शब्दों से हम क्या करेंगे, वेन डायग्राम तैयार करेंगे। तो यहां पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले इन तीनों शब्दों के बीच में देखेंगे रिलेशन है। तो मेरे भाई यहां पर देखिए सबसे पहले हम रिलेशन देखेंगे पानी और तरल के बीच में। तो क्या पानी और तरल के बीच में कोई रिलेशन है? तो हाँ सर, पानी और तरल के बीच में रिलेशन है। क्या रिलेशन है? तो जो पानी होता है ये क्या होता है, तरल होता है। इसी प्रकार से हम रिलेशन देखेंगे किसके अंदर, तरल और रस के अंदर है। तो मेरे भाई देखिए क्या तरल और रस के बीच में कोई रिलेशन है? तो हाँ सर, तरल और रस के बीच में भी रिलेशन है। क्या रिलेशन है? तो जो रस होता है ये भी क्या होता है, एक प्रकार का तरल होता है। इसी प्रकार से हम क्या करेंगे, यहां पर रिलेशन देखेंगे पानी और रस के बीच में। तो क्या पानी और रस के बीच में कोई रिलेशन है? तो नहीं सर, पानी और रस के बीच में कोई भी रिलेशन नहीं है। यानी कि पानी अलग है, रस अलग है। अब इतना हमें पता चल गया। अब वेन डायग्राम कैसे तैयार करेंगे, तो वो देखिए यहां पर देखिए मेरे भाई इन तीनों शब्दों में कॉमन क्या है, तो यहां पर हमें कॉमन मिल रहा है तरल। कैसे? तो देखिए पानी भी क्या है, तरल है और इसी प्रकार से देखिए रस भी क्या है, तरल है। तो मेरे भाई पहला आरेख तो हम बना देंगे किसका, तरल का, ठीक है। उसके बाद में देखिए दूसरा आरेख हम बनाएंगे किसका, पानी का। पानी क्या होता है, पानी एक प्रकार से तरल होता है। तो मेरे भाई पानी आ जाएगा किसके अंदर, तरल के अंदर है। इसी प्रकार से देखिए तीसरा आरेख हम बनाएंगे किसके लिए, रस के लिए। तो मेरे भाई देखिए रस भी क्या है, एक प्रकार तरल है। तो यहां पर देखिए रस का वेन डायग्राम बना देंगे किसके अंदर है, तरल के अंदर है। फिर देखिए मेरे भाई पानी और रस दोनों क्या है, अलग अलग है। तो यहां पर भी देखिए पानी अलग है और रस अलग है। यानी कि पानी, तरल और रस का 100% सही वेन डायग्राम बनेगा इस प्रकार से। अब हमें देखना है कि इस प्रकार का वेन डायग्राम किसी ऑप्शन में है। तो हां सर, इस प्रकार का वेन डायग्राम हमें दिया गया है ऑप्शन ए के अंदर है। तो पहले प्रश्न के अंदर ऑप्शन ए हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं कि पहला प्रश्न आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा और जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाएगा तो आप फटाफट से सोल्व कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है आप सभी के सामने, यदि बी डबल ओके को डी डबल क्यू एम के रूप में कूटबद्ध किया जाता है तो पी ए पी ई आर को कैसे कूटबद्ध किया जाएगा। यानी कि दूसरा प्रश्न आप सभी के सामने कोडिंग डिकोडिंग से संबंधित प्रश्न दिया गया है। और मेरे भाई कोडिंग डिकोडिंग से संबंधित प्रश्न को आप एग्जाम में देखते ही फटाफट से कैसे सोल्व करेंगे, तो वो देखिए आपको जब भी एग्जाम के अंदर कोडिंग डिकोडिंग से संबंधित प्रश्न दिया जाए तो आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आपको यहां पर देखना है कि बी डबल ओके इसको यहां पर डी डबल क्यू एम कैसे लिखा गया है। फिर से इसी प्रकार से हम यहां पर बताएंगे कि पी ए पी ई आर बराबर है क्या लिखा जाएगा। तो मेरे भाई यहां पर ध्यान से समझिए,
सबसे पहले हमें क्या करना है, यहां पर हमें पता करना है कि BOOK इसको क्या लिखा गया है। तो मेरे भाई इसको यहां पर लिखा गया है D, उसके बाद में QQ और उसके बाद में है M। अब यहां पर आप कैसे पता करेंगे कि BOOK को यहां पर DQQM कैसे लिखा गया है। तो जब भी आपको कोडिंग डिकोडिंग से संबंधित प्रश्न दिया जाए तो आपको क्या करना है, आपके सामने जितने भी अल्फाबेट लेटर दिए जाएं उन सभी का आपको कर लेना है नंबरिंग। नंबरिंग आप तभी कर पाओगे जब आपको कंप्लीट अल्फाबेट नंबरिंग के साथ में याद होंगे। तो देखिए यदि आपको कंप्लीट अल्फाबेट नंबरिंग के साथ में याद है तो यहां पर देखिए मेरे भाई बी का नंबर होता है 2, फिर क्या है ओ का नंबर होता है 15, तो यहां पर हम लिख देंगे 15। इसी प्रकार से इस ओ का नंबर भी होगा 15। फिर क्या है के का नंबर होता है 11। इसी प्रकार से मेरे भाई आप यहां पर देखिए डी का नंबर होता है 4, क्यू का नंबर होता है 17, फिर इस क्यू का नंबर भी हो जाएगा 17। फिर क्या है एम का नंबर होता है 13। अब इस टाइप से करने के बाद में यानी कि नंबरिंग करने के बाद में आपको क्या करना है, यहां पर आपको अल्फाबेट लेटर नहीं देखना, यहां पर आपको देखना है संख्या को। मेरे भाई ध्यान से समझिए, यहां पर देखिए 2 से कितना हो रहा है 4, 2 से 4 कैसे होगा। तो देखिए यदि हम 2 के अंदर क्या कर दें +2 कर दें तो 2 और 2 मिलकर बन जाएगा 4। फिर देखिए 15 से कितना हो रहा है 17, तो 15 से 17 कैसे बनेगा। तो मेरे भाई देखिए 15 के अंदर हम क्या करें +2 कर दें तो 15 और 2 हो जाएगा 17। फिर यहां पर देखिए 15 से कितना हो रहा है 17, तो 15 से 17 बन जाएगा कैसे, यदि हम यहां पर भी क्या कर दें +2 कर दें तो यानी कि 15 और 2 मिलकर बन जाएगा 17। इसी प्रकार से यहां पर देखिए आगे है 11, 11 से कितना हो रहा है 13, तो मेरे भाई 11 से 13 कैसे बनेगा। तो ध्यान से देखिए यदि हम 11 के अंदर भी क्या कर दें +2 कर दें तो 11 और 2 मिलकर बन जाएगा 13। यानी कि मेरे भाई यहां पर ध्यान से देखिए समझिए, यहां पर देखिए जो ये BOOK ये शब्द दिया गया है और इस शब्द के अंदर जितने भी अल्फाबेट लेटर दिए गए हैं उन सभी से यहां पर DQQM कैसे लिखा गया है। तो यहां पर जो ये सभी अल्फाबेट लेटर दिए गए हैं इन सभी के अंदर +2 करके ये वाले अल्फाबेट लेटर लिखे गए हैं। अब क्या करेंगे, सेम इसी प्रकार से हम यहां पर ज्ञात करेंगे कि PAPER को क्या लिखा जाएगा। ठीक है, तो यहां पर देखिए इससे पहले हम क्या करते हैं, इन सभी को यहां से हटा देते हैं ताकि आपको समझने में कोई भी दिक्कतें ना आए। यहां पर देखिए मेरे भाई ध्यान से देखिए यहां पर क्या है P है, उसके बाद में है A, फिर क्या है P, उसके बाद में है E और उसके बाद में है R। तो यहां पर हम क्या करेंगे, इनसे आने वाले अगले लेटर ज्ञात करेंगे। कैसे, तो वो देखिए सबसे पहले हम करेंगे यहां पर इन सभी का नंबरिंग। तो देखिए मेरे भाई P का नंबर होता है 16, ठीक है, A का नंबर होता है 1, P का नंबर होता है 16, E का नंबर होता है 5 और R का नंबर होता है 18। अब जिस प्रकार से BOOK इन सभी अल्फाबेट लेटर के अंदर +2 करके DQQM लिखा गया है, उसी प्रकार से यहां पर जो हमारे सामने ये सभी अल्फाबेट लेटर दिए गए हैं इन सभी के अंदर भी हम क्या कर देंगे +2 कर देंगे। तो मेरे भाई देखिए पहला लेटर है P आता है 16 पर, 16 के अंदर +2 कर देंगे तो 16 और 2 हो जाएगा 18। तो यहां पर पहला आएगा यानी कि पहला लेटर आएगा 18। ठीक है, 18 पर कौन सा यानी कि संख्या आएगी 18 और 18 नंबर पर अल्फाबेट लेटर आता है R, तो यहां पर हम लिख देंगे R। इसी प्रकार से देखिए फिर क्या है P के बाद में है A आता है 1 नंबर पर, 1 के अंदर +2 कर देंगे तो 1 और 2 हो जाएगा 3। अब मेरे भाई 3 नंबर पर कौन सा लेटर आता है, तो 3 नंबर पर आता है C, तो यहां पर हम लिख देंगे C। फिर क्या है P आता है 16 नंबर पर, 16 के अंदर भी +2 कर देंगे तो 16 और 2 हो जाएगा 18। 18 नंबर पर क्या आता है मेरे भाई, 18 नंबर पर आप सभी को पता है R आता है, तो यहां पर हम लिख देंगे R। उसके बाद में क्या है E आता है 5 नंबर पर, 5 के अंदर +2 कर देंगे तो 5 और 2 हो जाएगा 7। अब 7 नंबर पर कौन सा लेटर आता है, 7 नंबर पर लेटर आता है G, यहां पर हम भर देंगे G। उसके बाद में है R आता है 18 नंबर पर, 18 के अंदर +2 कर देंगे तो 18 और 2 हो जाएगा 20। 20 नंबर पर कौन सा अल्फाबेट लेटर आता है, तो मेरे भाई 20 नंबर पर अल्फाबेट लेटर आता है T। यानी कि यहां पर ध्यान से समझिए PAPER को यहां पर क्या लिखा जाएगा, तो मेरे भाई PAPER को लिखा जाएगा RCRGT। अब हमें देखना है कि ये सभी अल्फाबेट लेटर में किस ऑप्शन के अंदर दिए गए हैं। तो मेरे भाई ध्यान से देखिए
RCRGT, ये सभी अल्फाबेट लेटर में दिए गए हैं ऑप्शन ए के अंदर है। तो दूसरे प्रश्न के अंदर ऑप्शन ए हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं कि दूसरा प्रश्न आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और जब भी आपको कोडिंग डिकोडिंग से संबंधित प्रश्न एग्जाम में दिया जाएगा तो आप फटाफट से सोल्व कर लेंगे, ठीक है। और यहां पर देखिए, यदि ये क्लास आपको पसंद आ रही है तो जल्दी से एक बार इस क्लास को लाइक कर दीजिए। और यदि आप इस चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को कर लेना सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि ऐसी शानदार क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न है आप सभी के सामने। एक ट्रेन 815 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से यात्रा कर रही है, तो ट्रेन द्वारा 9 घंटे में तय की गई दूरी ज्ञात करें। मेरे भाई बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, और ये प्रश्न रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2018 के अंदर पूछा गया प्रश्न है। तो इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में देखते ही फटाफट से कैसे सोल्व करेंगे, तो वो देखिए जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाए तो आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आपको दूरी का सूत्र याद रखना है, ठीक है। यदि आपको दूरी का सूत्र याद है तो इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में फटाफट से सोल्व कर दोगे। कैसे, तो देखिए सबसे पहले मेरे भाई यहां पर देखिए दूरी का सूत्र क्या होता है। तो दूरी का सूत्र होता है दूरी बराबर है चाल इंटू समय। ये होता है दूरी का सूत्र। मैं यहां पर लिख देता हूं मेरे भाई, दूरी का सूत्र होता है दूरी बराबर चाल गुणा में समय। अब इस सूत्र का यूज करके इस टाइप के प्रश्न को आप सोल्व कैसे करेंगे, तो वो देखिए सबसे पहले आपको यह देखना है कि प्रश्न के अंदर आपसे क्या पूछा गया है। तो मेरे भाई यहां पर ध्यान से देखिए, प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि 9 घंटे में ट्रेन द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात करें। तो दूरी हमें ज्ञात करनी है। तो यहां पर देखिए मेरे भाई चाल और समय हमें दिया गया है, ठीक है। यहां पर है तो देखिए सूत्र का यूज करेंगे कैसे, सबसे पहले हमें दूरी निकालनी है। तो यहां पर हम लिख देंगे दूरी, ठीक है। चाल हमें देखनी है कि चाल हमें कितनी दी गई है। तो मेरे भाई यहां पर ध्यान से देखिए, ट्रेन की चाल हमें दी गई है 815 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यहां पर चाल हो जाएगी मेरे भाई ट्रेन की कितनी, 815, ठीक है। इसके बाद में गुणा, फिर आपको देखना है समय कितना दिया गया है। तो यहां पर ध्यान से देखिए समय हमें दिया गया है 9 घंटे। तो यहां पर समय रख देंगे 9 घंटे। अब मेरे भाई इसको हम क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। तो ध्यान से देखिए, यानी कि 815 गुणा, ठीक है, 815 गुणा 9 करेंगे तो कितना आएगा। यहां पर देखिए 9 पंजे हो जाएगा 45, 45 का आ जाएगा 5, हासिल बच जाएगा 4। फिर देखिए 9 एकम 9, 9 और हासिल 4 हो जाएगा कितना, 13, 13 को हो जाएगा 3, हासिल बच जाएगा 1। उसके बाद में देखिए 9 अंटे हो जाएगा 72, 72 और 1 हो जाएगा 73। यानी कि यहां पर 815 गुणा 9 करेंगे तो यहां पर आ जाएगा 7335। अब दूरी हमसे पूछी गई है तो दूरी रहेगी किलोमीटर के अंदर है। यानी कि यहां पर समझिए मेरे भाई, एक ट्रेन 815 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से यात्रा कर रही है, तो ट्रेन द्वारा 9 घंटे में तय की गई दूरी होगी 7335 किलोमीटर है। अब हमें देखना है कि 7335 किलोमीटर किसी ऑप्शन में दिया गया है। तो हां सर 7335 किलोमीटर हमें दिया गया है ऑप्शन डी के अंदर है। तो तीसरे प्रश्न के अंदर ऑप्शन डी हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं कि तीसरा प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाएगा तो आप फटाफट से सोल्व कर लेंगे, ठीक है। और यहां पर देखिए आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सूचना है, यदि आप पहली बार में रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 को क्रैक करना चाहते हैं तो हमने आपके रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 के लिए जीके, जीएस, मैथमेटिक्स, साइंस, करंट अफेयर्स और रीजनिंग के लगभग 21,000 प्लस मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों का पीडीएफ सेट तैयार किया है। यदि आप ये 21,000 प्लस मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों का पीडीएफ सेट लेना चाहते हैं तो आप हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट करके ले सकते हैं। और मेरे भाई इस पीडीएफ सेट की प्राइस हमने किया मात्र और मात्र 51 रुपए। यानी कि ये 21,000 प्लस क्वेश्चनों का पीडीएफ सेट आपको दिया जाएगा मात्र और मात्र 51 रुपए के अंदर है। और इस पीडीएफ को हमने टॉपिक वाइज तैयार किया है। और मेरे भाई मैं आपको ये गारंटी देता हूं, यदि आप रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 तक इन 21,000 क्वेश्चनों को अच्छे से तैयार कर लेते हो तो आप पहली बार के अंदर रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 को क्रैक कर जाओगे। तो जल्दी से जाइए और इस व्हाट्सएप नंबर पर आप कॉन्टैक्ट करके इस पीडीएफ को ले सकते हैं और
अपनी तैयारी को मजबूत बना सकते हैं। और इसी के साथ में इस YouTube चैनल पर जितनी भी क्लासेज होंगी उन सभी क्लासों का फ्री PDF आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न है आप सभी के सामने। एक ट्रेन 957 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से यात्रा कर रही है, तो ट्रेन द्वारा 8 घंटे में तय की गई दूरी ज्ञात करें। तो मेरे भाई जल्दी से एक काम कीजिए, इस क्लास को रोकिए और अपने स्तर से इस प्रश्न को सोल्व करके कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके बताइए कि इस चौथे प्रश्न का करेक्ट आंसर है क्या होगा। और सेम तीसरे प्रश्न के लॉजिक के आधार पर सोल्व करना है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपने इस प्रश्न को जरूर सोल्व किया होगा। तो आइए देखते हैं कि आपका आंसर क्या आया है। तो मेरे भाई देखिए, सबसे पहले इस टाइप के प्रश्न को आप सोल्व करेंगे तो आपको क्या याद होना चाहिए, दूरी का सूत्र याद होना चाहिए। तो यहां पर ध्यान से देखिए मेरे भाई, दूरी का सूत्र क्या होता है, तो मैंने आपको अभी बताया था कि दूरी का सूत्र होता है दूरी बराबर है चाल गुणा में समय। तो मेरे भाई यहां पर देखिए, दूरी का सूत्र हो जाएगा चाल गुणा में समय। अब इस सूत्र का यूज कैसे करेंगे, तो देखिए सबसे पहले हमें क्या देखना है, प्रश्न में यह देखना है कि प्रश्न में हमसे पूछा क्या गया है। तो प्रश्न में हमसे पूछा गया है कि ट्रेन द्वारा 8 घंटे में तय की गई दूरी ज्ञात करें, यानी कि हमसे ट्रेन की दूरी ज्ञात करवा रहा है। तो यहां पर हम क्या करेंगे, यहां पर हम लिख देंगे मेरे भाई दूरी हमें क्या करनी है, ज्ञात करनी है। ठीक है, इसी प्रकार से हम क्या करेंगे, आगे चलेंगे। देखिए दूरी का सूत्र होता है चाल इंटू समय। सबसे पहले तो हमें देखना है कि ट्रेन की चाल क्या है। तो मेरे भाई देखिए, ट्रेन की चाल है 957 किलोमीटर प्रति घंटा। तो चाल हो जाएगी कितनी, 957। ठीक है, इसी प्रकार से देखिए मेरे भाई समय कितना है, समय दिया गया है 8 घंटे, यानी कि एक ट्रेन 957 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रही है या यात्रा कर रही है, तो ट्रेन 8 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी। तो यहां पर हम गुणा कर देंगे 8 के साथ में। अब मेरे भाई यहां पर इसको सोल्व करिए, यहां पर देखिए 8 7 हो जाएगा 56, 56 का आ जाएगा 6, हासिल बच जाएगी 5। फिर देखिए 8 5 40, 40 और 5 कितना हो जाएगा 45, 45 का 5 हासिल 4। उसके बाद में देखिए 9 8 हो जाएगा 72, 72 और 4 कितना हो जाएगा, तो मेरे भाई 72 और 4 हो जाएगा 76। अब दूरी हमसे पूछी गई है तो दूरी हो जाएगी किलोमीटर के अंदर। ठीक है, अब यहां पर ध्यान से समझिए, देखिए मेरे भाई एक ट्रेन 957 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से यात्रा कर रही है, तो ट्रेन 8 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी, तो ट्रेन 8 घंटे में दूरी तय करेगी 7656 किलोमीटर है। अब जिन भी अभ्यर्थियों का 7656 किलोमीटर आंसर आया है, उन सभी बच्चों का आंसर हो जाएगा करेक्ट है। और ये हमें दिया गया है किस ऑप्शन के अंदर है, तो मेरे भाई 7656 किलोमीटर ये हमें दिया गया है ऑप्शन सी के अंदर है। तो चौथे प्रश्न के अंदर ऑप्शन सी हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं कि चौथा प्रश्न आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और जब भी इस टाइप का प्रश्न अब आपको एग्जाम में दिया जाएगा तो फटाफट से सोल्व कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। पांचवा प्रश्न है आप सभी के सामने। नीचे दिए गए प्रश्न में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आने वाली संबंधित संख्या को ज्ञात करें। यानी कि ये पांचवा प्रश्न आप सभी के सामने नंबर एनालॉजी से संबंधित प्रश्न दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो मेरे भाई इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में देखते ही फटाफट से कैसे सोल्व करेंगे, तो वो देखिए जब भी आपको एग्जाम के अंदर नंबर एनालॉजी से संबंधित प्रश्न दिया जाए तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको यहां पर पता करना है कि 88 से यहां पर 17 कैसे लिखा गया है। यानी कि जिस प्रकार से यहां पर 88 से 17 लिखा गया है, सेम उसी प्रकार से हम यहां पर बताएंगे कि 99 से इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो मेरे भाई यहां पर ध्यान से देखिए इस प्रश्न को किस लॉजिक के आधार पर सोल्व किया गया है। यहां पर देखिए यहां पर 88 से 17 बन जाएगा कैसे, तो यहां पर क्या किया गया है, सबसे पहले इस 88 की दोनों संख्याओं को आपस में जोड़ा गया है। 88 मिलकर बना है मेरे भाई 8 और 8 से, तो यहां पर क्या किया गया है, इन दोनों संख्याओं को पहले जोड़ा गया है। तो 8 और 8 मिलकर कितना हो जाएगा 16। अब 16 से 17 कैसे बनेगा, तो मेरे भाई यहां पर क्या किया गया है, इस 16 के अंदर +1 करके यहां पर लिखा गया है 17। और ध्यान से देखिए 17 यहां पर आप सभी के सामने दिया गया है। अब हम क्या काम
करेंगे, यही सेम लॉजिक लगाएंगे इस 99 के अंदर और इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू ज्ञात करेंगे। तो करेंगे क्या, सबसे पहले तो इस 99 की दोनों संख्याओं को आपस में जोड़ देंगे। तो मेरे भाई यहां पर देखिए 99 मिलकर बना है 9 और 9 से, तो इन दोनों को आपस में जोड़ देंगे तो 9 और 9 कितना हो जाएगा, तो मेरे भाई 9 और 9 हो जाएगा 18। अब सेम जिस प्रकार से 16 के अंदर +1 करके यहां पर 17 लिखा गया है, सेम उसी प्रकार से हम क्या करेंगे, इस 18 के अंदर भी +1 कर देंगे। तो 18 और 1 कितना हो जाएगा, तो मेरे भाई 18 और 1 हो जाएगा 19, यानी कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर संख्या भरी जाएगी 19। अब हमें देखना है कि संख्या 19 किसी ऑप्शन में है, तो हाँ सर संख्या 19 हमें दी गई है ऑप्शन ए के अंदर है, तो पांचवें प्रश्न के अंदर ऑप्शन ए हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं कि पांचवा प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, और जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाएगा तो आप फटाफट से सोल्व कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। छठा प्रश्न है आप सभी के सामने, भारत के किस गवर्नर जनरल ने डॉक्ट्रिन ऑफ लैम्स नीति लागू की थी। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है ये। तो यहां पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए, यानी कि भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने डॉक्ट्रिन ऑफ लैम्स नीति लागू की थी। तो छठे प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। सातवां प्रश्न है आप सभी के सामने, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संवैधानिक संशोधन की प्रक्रिया दी गई है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है ये, चाहे तो आप इस प्रश्न का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो मेरे भाई जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर है क्या होगा। आपसे पूछा गया है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संवैधानिक संशोधन की प्रक्रिया दी गई है। तो यहां पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 में संवैधानिक संशोधन की प्रक्रिया दी गई है। तो सातवें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। और मेरे भाई इस क्लास के अंदर आपको एंड तक बने रहना है, क्योंकि इस क्लास के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं, और ये सभी क्वेश्चन आपके रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 के लिए भी इंपॉर्टेंट रहेंगे। और यदि इन क्वेश्चनों में से आपको किसी भी क्वेश्चन का आंसर पहले से आता हो तो उस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर कमेंट करें। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। आठवां प्रश्न है आप सभी के सामने, हरित क्रांति के जनक के रूप में कौन जाने जाते हैं। या फिर देखिए इस प्रश्न को एग्जाम में ऐसे भी पूछ लिया जाता है कि हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है। तो यहां पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए, यानी कि हरित क्रांति का जनक कहा जाता है एम.एस. स्वामीनाथन को। तो आठवें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। नौवां प्रश्न है आप सभी के सामने, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यानी कि आईएनसी का मुस्लिम अध्यक्ष कौन था। ऑप्शन ए है बदरुद्दीन तैयबजी, ऑप्शन बी है मौलाना अबुल कलाम आजाद, ऑप्शन सी है हकीम अजमल खान, और ऑप्शन डी है मोहम्मद अली जिन्ना। तो मेरे भाई जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर है क्या होगा। आपसे पूछा गया है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यानी कि आईएनसी का पहला मुस्लिम अध्यक्ष कौन था। तो यहां पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए, यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला मुस्लिम अध्यक्ष था बदरुद्दीन तैयबजी। तो नौवें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 10वां प्रश्न है आप सभी के सामने, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है ये, और ये प्रश्न मेरे भाई 2019 के अंदर इंडियन नेवी के अंदर पूछा गया प्रश्न है। तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर है क्या होगा। आपसे पूछा गया है कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी। तो यहां पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय
भारतीय महिला थी बछेंद्री पाल। तो 10वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 11वां प्रश्न है आप सभी के सामने। हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी कि HCl शरीर में कहाँ पाया जाता है? ऑप्शन ए है यकृत में, ऑप्शन बी है आमाशय में, ऑप्शन सी है छोटी आंत में और ऑप्शन डी है गुर्दा में। तो यहां पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड या फिर हम बोल सकते हैं कि HCl मानव शरीर में स्टोमच यानी कि आमाशय के अंदर पाया जाता है। तो 11वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। और मेरे भाई यहां पर देखिए एक प्रश्न बनता है कि मानव शरीर के अंदर यूरिया का निर्माण कहां पर होता है? तो याद रखना मानव शरीर में यूरिया का निर्माण होता है यकृत ग्रंथि में। इसी के साथ में देखिए यकृत ग्रंथि क्या है? मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। इसी के साथ में देखिए मेरे भाई यहां पर भी आप याद रखना किडनी यानी कि गुर्दे हैं मानव शरीर में रक्त का शुद्धिकरण करते हैं गुर्दा या फिर किडनी। ठीक है, हम बोल सकते हैं कि मानव शरीर के अंदर रक्त का शुद्धिकरण होता है किडनी में। इसी के साथ में एक प्रश्न का आंसर सभी को कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके बताना है कि मानव शरीर की छोटी आंत की लंबाई कितनी होती है। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 12वां प्रश्न है आप सभी के सामने। रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन किसके द्वारा किया जाता है? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है ये। या फिर देखिए इस प्रश्न को एग्जाम में ऐसे भी पूछ लिया जाता है कि मानव रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन किसके द्वारा होता है? तो यहां पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी, यानी कि मानव रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन होता है लाल रक्त कोशिकाओं के द्वारा। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 12वें प्रश्न के अंदर सभी का ऑप्शन है सी। और मेरे भाई यहां पर देखिए एक प्रश्न का आंसर सभी को कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके बताना है कि WBC का जीवन काल कितने दिन का होता है। इसी के साथ में आप याद रखना यानी कि यहां पर देखिए RBC का जीवन काल कितने दिन का होता है? तो मेरे भाई RBC का जीवन काल होता है 120 दिन का। ठीक है, इसी के साथ में देखिए एग्जाम के अंदर एक प्रश्न और भी पूछ लिया जाता है, पूछा जाता है कि RBC का पूरा नाम क्या होता है? तो मेरे भाई RBC का पूरा नाम होता है लाल रक्त कोशिकाएं, या फिर हम इंग्लिश के अंदर बोल सकते हैं कि RBC का पूरा नाम होता है रेड ब्लड सेल्स। ठीक है, तो 12वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। और WBC का जीवन काल कितने दिन का होता है सभी को कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके बताना है। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 13वां प्रश्न है आप सभी के सामने। सौर ऊर्जा मुख्यतः किस गैस के संलयन से उत्पन्न होती है? ऑप्शन ए ऑक्सीजन गैस के संलयन से, ऑप्शन बी है हाइड्रोजन गैस के संलयन से, ऑप्शन सी है नाइट्रोजन गैस के संलयन से और ऑप्शन डी है कार्बन डाइऑक्साइड गैस के संलयन से। तो यहां पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि सौर ऊर्जा मुख्यतः हाइड्रोजन गैस के संलयन से उत्पन्न होती है। तो 13वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 14वां प्रश्न है आप सभी के सामने। कौन सा विटामिन सूर्य के प्रकाश से प्राप्त होता है? ऑप्शन ए है विटामिन ए, ऑप्शन बी है विटामिन सी, ऑप्शन सी है विटामिन डी और ऑप्शन डी है विटामिन बी। तो मेरे भाई यहां पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी, यानी कि विटामिन डी सूर्य के प्रकाश से प्राप्त होता है। तो 14वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 15वां प्रश्न है आप सभी के सामने। ध्वनि की गति सबसे अधिक किस माध्यम में होती है? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है ये। ऑप्शन ए है ठोस माध्यम में, ऑप्शन बी है द्रव माध्यम में, ऑप्शन सी है गैस माध्यम में
और ऑप्शन डी है निर्वात माध्यम में। तो यहां पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए, यानी कि ध्वनि की गति सबसे अधिक होती है ठोस माध्यम में। तो 15% के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। और मेरे भाई यहां पर देखिए यदि ये क्लास आपको पसंद आ रही है तो जल्दी से एक बार इस क्लास को लाइक कर दीजिए और आपके जितने भी दोस्त हैं रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 की तैयारी कर रहे हैं तो उनके पास भी इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और किसी भी प्रश्न में यदि आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं, ठीक है। और इस क्लास को एंड तक देखना है क्योंकि आपके रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 के अंदर सेम इसी लेवल के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 16वां प्रश्न है आप सभी के सामने, न्यूटन के गति के प्रथम नियम को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए संवेग संरक्षण का नियम है, ऑप्शन बी है बल का नियम है, ऑप्शन सी है जड़त्व का नियम है और ऑप्शन डी है अभिकेंद्रीय बल का नियम है। तो यहां पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी, यानी कि न्यूटन के गति के प्रथम नियम को कहा जाता है जड़त्व का नियम है। तो 16वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 17वां प्रश्न है आप सभी के सामने, विद्युत बल्ब का तंतु या फिलामेंट किस धातु से बने होते हैं? ऑप्शन ए है कॉपर धातु के, ऑप्शन बी है टंगस्टन धातु के, ऑप्शन सी है आयरन धातु के और ऑप्शन डी है एल्यूमिनियम धातु के। तो मेरे भाई यहां पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि जो विद्युत बल्ब का तंतु या फिलामेंट होता है वो टंगस्टन धातु का बना होता है। तो 17वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 18वां प्रश्न है आप सभी के सामने, ध्वनि तरंगे किस प्रकार की तरंगे होती है? ऑप्शन ए अनुप्रस्थ तरंग, ऑप्शन बी है अनुदैर्घ्य तरंग, ऑप्शन सी है विद्युत चुंबकीय तरंग और ऑप्शन डी है स्थायी तरंग। तो मेरे भाई यहां पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि जो ध्वनि तरंगे होती है वो अनुदैर्घ्य तरंगे होती हैं, या फिर हम बोल सकते हैं कि जो ध्वनि तरंगे होती हैं वो अनुदैर्घ्य प्रकार की तरंगे होती हैं। तो 18वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 19वां प्रश्न है आप सभी के सामने, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो यहां पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए, यानी कि संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो 19वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। और मेरे भाई यहां पर देखिए आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सूचना है, यदि आप पहली बार के अंदर रेलवे ग्रुप डी एग्जाम को क्रैक करना चाहते हैं तो हमने आपके रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 के लिए ऑल सब्जेक्ट के ऊपर टॉपिक वाइज लगभग 21,000 प्लस मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों का पीडीएफ सेट तैयार किया है। यदि आप ये 21,000 प्लस मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों का पीडीएफ सेट लेना चाहते हैं तो आप हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करके ले सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर है 7374826893। ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है, इस व्हाट्सअप नंबर पर आप कांटेक्ट करके इस पीडीएफ को ले सकते हैं। और इस पीडीएफ सेट की प्राइस हमने रखी है मात्र और मात्र 51 रुपये, यानी कि 51 रुपये की फीस के अंदर आपको 21,000 प्लस मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों का पीडीएफ सेट दिया जाएगा। और मेरे भाई मैं आपको ये गारंटी देता हूं, यदि आप रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 से पहले यदि इन 21,000 क्वेश्चनों को अच्छे से तैयार कर लेते हो तो आप पहली बार के अंदर रेलवे ग्रुप डी एग्जाम को क्रैक कर जाओगे। और इसी के साथ में हमारे इस यूट्यूब चैनल पर जितने भी क्लासेज होंगी उन सभी क्लासों का पीडीएफ भी आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर बिल्कुल फ्री के अंदर दिया जाएगा। तो जो भी अभ्यर्थी पीडीएफ लेना चाहता है वो जल्दी से इस व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट करके इस पीडीएफ को ले सकता है और एग्जाम से पहले अपनी तैयारी को मजबूत बना सकता है। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं।
20वां प्रश्न है आप सभी के सामने, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर है क्या होगा। आपसे पूछा गया है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। तो मेरे भाई यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी, यानी कि जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 1919 के अंदर है। यदि आपसे कंप्लीट डेट पूछे तो आप याद रखना, जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 13 अप्रैल 1919 में। तो मेरे भाई यहाँ पर देखिए मैं इसको कंप्लीट डेट लिख देता हूँ, 13 अप्रैल 1919 के अंदर हुआ था जलियांवाला बाग हत्याकांड। ठीक है, तो 20वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। और यहाँ पर देखिए एक प्रश्न का आंसर सभी को कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके बताना है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कहां पर हुआ था। ठीक है, तो आज की इस क्लास के अंदर इतना ही। यदि यह क्लास आपको पसंद आई है तो जल्दी से एक बार इस क्लास को लाइक कर दीजिए, और यदि आप इस चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को कर लेना सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि ऐसी शानदार क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले। तो फिर मिलते हैं ऐसे ही बेहतरीन क्वेश्चनों के साथ सुबह 7 बजे।